नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और आज का हमारा मुद्दा एक बार फिर से है मदरसा। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो सवाल उठाए गए। कहा गया कि सरकार कौन होती है सर्वे कराने वाली? मदरसों का सर्वे कर रहे हो तो शिशु मंदिरों का क्यों नहीं करते? फिर ये कहा गया कि जब एक धेले की मदद नहीं करते तो फिर सर्वे किस हैसियत से किया जा रहा है? और फिर उसी कड़ी में बार बार ये भी कहा गया कि सर्वे का इतना ही शौक है तो पहले सरकारी मदद करो, फिर जितना चाहे उतना सर्वे कर लो। और अब मदरसा पॉलिटिक्स में एक नया टर्न आया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मदरसों को सरकार की कोई मदद नहीं चाहिए, सरकार मदद दे तो भी नहीं लेनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक मदरसे चलाना मजहबी काम है, अगर इसमें सरकार की मदद ली तो फिर सरकार की गुलामी करनी पड़ेगी। यानी पहले सरकार से मदद मांग रहे थे, अब कह रहे हैं कि सरकार से मदद लेना तो गुलामी है। मदनी ने अपना एक ऑर्डर भी दिखाया। उनका मानना है कि सरकार मदद के बहाने मदरसों को पहले कंट्रोल करेगी, फिर उनसे अटैच्ड मस्जिदों को भी कंट्रोल कर लेगी। मदनी को यह भी डर है कि एक बार मदरसों पर सरकार का कंट्रोल हो गया तो फिर किसी भी इल्जाम में उन्हें वैसे ही ढाया जाएगा जैसे असम में ढाया गया था। मदनी को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप पर भी एतराज है। उनके मुताबिक ये तो प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। इससे दीनी तालीम देने वाले लोग अल्लाह की राह में फोकस नहीं रह पाएंगे। और इसीलिए आज ये बड़ी बहस हम लेकर आए हैं, क्योंकि मदरसों में पढ़ाई पर बहस छिड़ी हुई है। ये बहस जरूरी है क्योंकि जमीयत ने कहा कि मदरसों में शिक्षा कुरान से होगी। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जमीयत ने कहा मदरसों को सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अरशद मदनी ने कहा कि मदरसों में शिक्षा गुलामी के लिए नहीं। जरूरी है क्योंकि मदरसों पर मजहबी कट्टरता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट करते हुए यहाँ हम हर मदरसे की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो आरोप लगे हैं उनकी बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से टीजर रिपोर्ट। हमारी पढ़ाई मुलाजमत के लिए नहीं है, हमारी पढ़ाई इसलिए है कि आदमी को जिस अल्लाह ने पैदा किया है, बनने के बाद जिंदगी वो उसके रास्ते पर चलाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये सोच है कि मदरसों में हम वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें कि यहाँ से बच्चा निकल के उस समाज की मुख्य धारा से जुड़े। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लैपटॉप न लें, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा सकें 5 वक्त की। हमें इस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के ये उनको संकुचित एक मानसिकता के साथ सीमित रखना चाहते हैं, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। मजहबी तालीम हम वो दे सकते हैं, हम वही तालीम देते हैं। क्या मतलब है इसका कि मान्यता प्राप्त मदरसा होना चाहिए? गैर मान्यता प्राप्त अगर प्राथमिक विद्यालय कोई प्राइमरी की भी शिक्षा दे रहा है तो भी मतलब उसको अवैध मान करके बंद किया जाता है, तो मदरसे क्या कोई अलग से है? और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं, हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट हैं SIM-PLB के। हमारे साथ एजाज अथर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल राशिद शरीफ आपसे है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो मदनी साहब कह रहे हैं कि अगर सरकार से मदद ले ली तो इसका सीधा सा मतलब है सरकार की गुलामी करनी पड़ेगी? और अगर इत्तेफाक रखते हैं तो क्यों, और सरकार की गुलामी का क्या मतलब है? मैडम, हर मजहब के लोग अपने मजहब के लिए काम करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। आज अगर मदरसे के लोग, चाहे वो अरशद मदनी साहब हो या कोई और हो, अगर ये बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। आज तक किसी भी इमदाद मदरसे में हुई नहीं और किसी मदद के लिए कभी ये लोग हुकूमतों के पास गए नहीं। आज उन्होंने अपने तरीके से अगर मदरसे चलाते हैं तो हुकूमत को क्या तकलीफ है? आज आर्टिकल 19 हम आपको इजाजत देता है, मदरसे डालने की इजाजत देता है और दीनी तालीम पढ़ाने की इजाजत देता है, अपने मजहब पे चलने की इजाजत देता है। आज मदरसे क्या समझ रहे मैडम? आप
मदरसे क्या चीज है? ये होली कुरान जो 1400 साल पहले से आज तक उसका जेर और जबर नहीं बदला, उसकी हिफाजत खुद अल्लाह पाक ने ली है। आज वो तालीम हम मदरसे में देते हैं, इंसानियत की तालीम देते हैं, बच्चों को कोर्स बताते हैं। आज हर मस्जिद में तकरीबन 100 मदरसों पढ़ के आज इमाम बन के नमाज पढ़ा रहे हैं, आज आलिम बन के सीधा रास्ता दिखा रहे हैं, आज मुफ्ती बन के। चलिए ठीक है, आपका 1 मिनट का जो वक्त था वो अभी पूरा हो गया। आगे आपको मंच दूंगी। डॉक्टर रिजवान अहमद ये कह रहे हैं मदरसों में तो कुछ गलत होता ही नहीं है, मदरसों में तो दीनी तालीम दी जाती है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ने की तालीम दी जा रही है, दिक्कत क्या है भाई? ये तो ये सवाल पूछ रहे हैं। जी शुक्रिया। जय हिंद वंदे मातरम। जी शुक्रिया। जय हिंद वंदे मातरम। अब तो मामला और रहस्यमय हो गया आदित्य जी, यानी मामला अब ये खुल के सामने आ रहा है कि सर्वे से डर कर ये तक कहा जा रहा है कि हमें मदद नहीं लेनी है, मदद ली तो ये गुलामी हो जाएगी। सवाल उठता है ये बयान सर्वे की बात से पहले क्यों नहीं आया? ये बयान 10 साल पहले क्यों नहीं आया? 15 साल पहले क्यों नहीं आया? क्या कोई इस्लाम बदल गया, या नौज़ुबिल्लाह कोई नई आयत आ गई, या कोई नई हदीस आ गई कि किसी काफिर सरकार से आप कोई मदद नहीं ले सकते? अब यहां गेम बहुत रहस्यमय हो गया है कि भाई सर्वे से इतना डर कि मदद लेने को भी मना कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, साहब ने कहा कि मदरसों की अहमियत कोई और कौम नहीं समझ सकती, और 7 दिन पहले ओवैसी साहब ने कहा था मदरसे कौम का किला है। इस देश में आपको किले बनाने की जरूरत नहीं है। कौम का किला बनाना है तो एजुकेशन को बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटीज को बनाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बनाओ, इन्वेंशंस को बनाओ। मदरसों को किला कैसे बना रहे हो? ठीक है, जवाब ले लीजिए। मौलाना एजाज अतहर ये कह रहे हैं कौम का किला बनाना ही है तो यूनिवर्सिटी बनाइए, सेंटर्स को बनाइए, मदरसों को मत बनाइए। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहिए है, कॉलेज भी बनाना चाहिए है, लेकिन मदरसों को मदरसा रहना चाहिए है। ऐसी बात नहीं है कि आप एक घर तोड़ के दूसरा घर बनाएं, मदरसे को तोड़ के कॉलेज बनाएं या मदरसे को तोड़ के यूनिवर्सिटी बनाएं। आपको नहीं मालूम कि मदरसा क्या है? हिंदुस्तान की आजादी में मदरसे का बहुत बड़ा किरदार रहा है, कैरेक्टर रहा है। आप एक लाठी से हर एक को नहीं हाँक सकती हैं। हिंदुस्तान में पूरे देश में ऐसी बात नहीं है कि सब मदरसे खराब हैं। मदरसों में तालीम दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मजहबी तालीम दी जाती है। मदरसों को बंद करके यूनिवर्सिटियां बनाई जाए, यूनिवर्सिटी भी बनाइए, कॉलेजेस भी बनाइए, स्कूल भी बनाइए, आला से आला और अच्छी से अच्छी तालीम और एजुकेशन दीजिए। उसके साथ साथ मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है वो दीजिए। आप ये कहिए मेडिकल कॉलेज बंद कर दीजिए, मेडिकल कॉलेज के अंदर तो मेडिकल तालीम दी जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की तालीम दी जाती है, वैसे ही मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। कोई धर्म गलत नहीं बात बताता। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं। अभी आपने इंजीनियरिंग की बात की, लॉ की बात की जाती है, एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की जब बात की जाती है तो उसकी कोई उम्र भी तो होती होगी। उस उम्र की बात क्यों नहीं की जाती? आप कंपैरिजन तो करने लगते हैं, लेकिन उसकी एक राइट एज तो होनी चाहिए। रुक जाइए, एक कमेंट यहाँ पे जल्दी से। विजय शंकर तिवारी ये कह रहे हैं मदरसे की अपनी जगह है, यूनिवर्सिटी की अपनी जगह है, रिसर्च सेंटर की अपनी जगह है, मिक्सअप क्यों कर रहा है सरकार? क्यों उसमें दखलंदाजी कर रही है? देखो अदिति, कैसी जगह है ये मैं आपको एक उदाहरण से बता देता हूँ। निजामुद्दीन में निजामिया वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी, ये सितंबर की बात है, कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। एक पत्रकार पहुंचता है, इसकी फोटोग्राफी करता है, इसकी वीडियोग्राफी करता है। वहां का संचालक जो है तौफील, उसने उस पत्रकार को बंद करके उसके साथ मारपीट की, और यहां तक कि उसने कहा कि चाकू लाओ, इसको काट देते हैं, इस काफिर को काट देते हैं। अब ये इनके समझने का विषय है कि आखिर ये जो मदरसे हैं, जो अवैध मदरसे हैं, ये किसकी जमीन पर चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। बहुत बड़े चीख कर बोल रहे थे कि हम अपने पैसे से चलाएंगे, तो अपने पैसे से कुछ भी चलाएंगे क्या? राज्यपाल केरल की उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये वही मदरसे हैं जिन मदरसों में तन से सरजुदा करने की बातें सिखाई जाती हैं। तो आखिर सर्वे जब हो रहा है तो इनको स्वीकार करना चाहिए, और जहां पर नहीं हो रहा है उसके लिए बात करनी चाहिए। तो सर्वे से डरे क्यों हैं?
इसका ठीक मतलब है ठीक उन है, ये मदरसों सवाल में बार कुछ बार ना उठा कुछ है, तो कई काला बार उठा है। जल्दी से एक कमेंट हाजी खान आपका, मुझे बस इतनी सी बात समझा दीजिए कि अगर सरकार से ग्रांट ले ली, सरकार से मदद ले ली तो गुलामी करनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब है? देखिए मैडम, सरकार जो है पिछले 5 साल में जो मदारिस 558 जो है सरकार से एफिलेटेड हैं, उनकी 5 साल से टीचर्स की तनख्वाह नहीं मिली है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मदारिस जो है ज़कात से, चंदे से, लोग घर घर जाके चंदा मांग कर चलाते हैं मदरसे, और मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है इसलिए कि वहाँ आलिम, फाजिल, मुफ्ती, कारी तैयार किए जाते हैं। एक जगह दो चीज़ नहीं, एक बोतल में दो चीज़ नहीं भरी जा सकती कि आप वो चाय भी भर दो और उस बोतल में जूस भी भर दो, नहीं बदला जा सकता। इसी तरह जहां स्कूलों की ज़रूरत है वहाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 96%, 4% लोग मुसलमान बच्चे एजुकेशन में हैं, जिसमें से 2.5% जो है मदारिस से हैं और 1.5% जो है स्कूलों से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार हमारी मुसलमानों की इतनी हितैषी है तो 96% लोग जो रोड पर घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार को अच्छे अच्छे स्कूल बनाना चाहिए। और मानवता के अधिकार के एतबार से ये सरकार का अच्छा कदम होगा कि वो मुसलमानों को, सारे मज़ाहिब के लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलें। नहीं, आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी चाहिए, आप मदरसा को मॉडर्नाइज करने की बात करें, दोनों बातें एक साथ कैसे ठहरती हैं? डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं फ्लो दूंगी प्लीज आपको, पहले एक एक कमेंट में सबका लेना चाहती हूँ। वारिस पठान, अच्छी एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बेहतरीन फैसिलिटीज वाली एजुकेशन एक तरफ, दूसरी तरफ मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पर एक तरह का एतराज। अभी आपने यहाँ पर खुद ही पैनलिस्ट को सुना है, दोनों बातें एक साथ कैसे ठहरती हैं? नहीं, देखिए आदित्य जी, हमारा पहले से क्या मानना था कि हम ये बोल रहे थे कि जो मदरसे का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं यूपी में, ये तो अनएडेड मदरसे है, इसका सर्वे कराने की क्या जरूरत पड़ गई? अब जो एडेड मदरसे भी है वहां पर जो 16,500 के करीब है, उन मदरसाओं के जो टीचर है, पंडित भाई जो पढ़ाने आते हैं, उनका पगार सरकार ने 5 साल से नहीं दिया, सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी। तो किस तरह से इसको मॉडर्नाइजेशन करेंगे? और सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों? आपके पास डेटा तो है ही सब चीज, आप क्या कलेक्ट करना चाहते हो? तो अगर संविधान ने आर्टिकल 20 के तहत हमको दिया है अधिकार के मदरसा बना सकते हैं, रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसके अंदर दिया हुआ है, अधिकार है, मगर योगी सरकार को मदरसों में ही सिर्फ सर्वे कराना है। अब मैं आज भी रिएटरेट कर रहा हूँ, मेरी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको सर्वे कराना है तो आप जाइए विद्या मंदिरों का सर्वे कराइए, गवर्नमेंट जो स्कूलें चला रही है उसका सर्वे कराइए, देखिए आपको पता चल जाएगा किस खस्ता हालत के अंदर वो सारी स्कूलें। बच्चियों को अगर टॉयलेट में जाना है तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं है बच्चियों के लिए, अरे छत चल छपड़े का वो है। लेकिन जो आप लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं वारिस पठान, आप तो खुद ये बात कह रहे हैं कि दूसरे स्कूल्स में ये फैसिलिटीज नहीं है, आप वहां पे भी सर्वे कराइए, तो आपका तो आर्ग्यूमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है ना? नहीं, इसमें विरोधाभास हुआ ना। आपने ये कहा कि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, दूसरे स्कूलों में वहां भी कराइए, ये भी कराइए, ये तो वो बात हुई कि मैं विरोध के लिए विरोध कर रहा हूं। अगर वो सरस्वती शिशु मंदिर का करा देते हैं और दूसरे सरकारी स्कूलों का करा देते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिला के ये जो लड़ाई है इसे एक रिलीजन के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया, यही कह रहे हैं ना आप वारिस पठान? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जो गलत बोल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी लड़ाई इक्वालिटी के लिए है। मैं चाहता हूँ कि अगर संविधान ने हमको इजाजत दिया, आर्टिकल 30 के थ्रू प्रोटेक्टेड मदरसे ही है, तो इसका सर्वे आपको क्यों कराना है? आपके पास तो डेटा वगैरह सब ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर आप सर्वे करा के मुसलमानों को परेशान करना है। गवर्नमेंट की जो नीयत है ना, नीयत पे चके आदि थी। ठीक है, आपने इसे कोर्ट में चैलेंज किया है? करेंगे, वायलेशन है ना? करेंगे। वहाँ के जो मदरसा के जो लोग हैं जिनके वहाँ पे देखिए मदरसा यूपी के अंदर जो काफी लोगों ने यूपी में, मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे पता चला है कि कुछ मदरसा वालों ने केस फाइल किया है। उनका ये मानना है कि हमारे ही मदरसों का सर्वे क्यों गुरुकुल का सर्वे नहीं, क्यों विद्या मंदिर का सर्वे नहीं? सर्वे तो अब तो सर्वे की रिपोर्ट यूपी सरकार के पास जा रही है, आरएसएस की शाखाओं का सर्वे भी करा दो। लेकिन ये जो आप बातें यहाँ पर जिन राइट्स के वायलेशन की बात आप कर रहे थे, उन राइट्स के वायलेशन के लिए पहला सवाल फिर ये बनता है, जब इतने महीनों से इस पर डिबेट हो रही है, कोर्ट क्या आप गए, क्या कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया? उन सारे सवालों पर आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अरशद मद्दी ने क्या कहा, जल्दी से वो सुन लीजिए, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद में आपका काउंटर लूंगी। आप बहुत देर से जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन इन साउंड बाइट्स के बाद प्लीज।
हमारी पढ़ाई मुलाजमत के लिए नहीं है, हमारी पढ़ाई इसलिए है कि आदमी को जिस अल्लाह ने पैदा किया है, बनने के बाद जिंदगी वो उसके रास्ते पर चलाए और मर जाए तो कल को उसके सामने खड़े होकर के सही उसका हिसाब हो, खराब हिसाब ना हो। इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लैपटॉप न लें, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा सकें 5 वक्त की, हमें देहात में पढ़ा सकें, जंगलों में पढ़ा सकें, बड़ी छोटी छोटी तनख्वाहों पर काम कर सकें। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो बच्चों को कुरान पढ़ा सकें। लैपटॉप लेकर के एक हाथ में लोग कुरान पढ़ा सकेंगे, न नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं, खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करें। ये तो हमारा एक नज़रिया है कि हम किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से इल्हाक करके गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेना चाहते। हम नहीं करते हैं बोर्ड से इल्हाक। बोर्ड से इल्हाक जिन मदरसों का हुआ है, उन मदरसों की हैसियत ख़राब हो गई आसाम के अंदर, और जहाँ बोर्ड का बिहार में हुआ वहाँ बिहार में ख़त्म हो गए, यहाँ अगर होगा यहाँ भी मदरसे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये हम बिल्कुल सहमत है, आज से नहीं, मुल्क की आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद भी हम किसी भी गवर्नमेंट से पैसा लेकर अपने मजहबी काम को नहीं करेंगे। आर्टिकल 25 ने जो हमें हक दिया है मदरसा बनाने का, ये बताइए उसमें कहीं लिखा है कि हम उस मदरसे को फुला जगह जाकर के पहले मंजूर कराएंगे तब उसके बाद बनाएंगे? ये तो एक यानी दस्तूरी हक है जो उन्होंने हमें दिया है कि हम किसी गांव में बैठ करके, झोपड़ी के अंदर, हम कहीं भी बैठ करके हम अपने बच्चों को जो तालीम, हमारी मजहबी तालीम है, वो दे सकते हैं। हम वही तालीम देते हैं। क्या मतलब है इसका कि मान्यता प्राप्त मदरसा होना चाहिए, बताइए? और अगर ये कानून दस्तूरी एतबार से आप निकाल देंगे और हम देखेंगे कि भाई दस्तूर ने हमें हक इसी शर्त पर दिया है, हम मान्यता प्राप्त भी करा लेंगे। क्या ज़रूरत है इसकी कि आज आप खड़े होकर के हमसे कहें? मस्जिद और मदरसा ये खालिस हमारा मजहबी, हम अपने मजहब के लिए किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते हैं। चाहे हम अंग्रेज से भी नहीं लेते थे, कांग्रेस से भी नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते हैं। हम अपने मजहब के लिए किसी के मोहताज नहीं, हम खुद करेंगे अपने मजहबी काम। यूपी गवर्नमेंट ने सर्वे के मसले के अंदर अपने जिस चेहरे को हमें दिखलाया है वो खराब नहीं था। सर्वे हुआ, हमने जैसे कहा वैसे सर्वे हुआ। इसलिए मदरसों के दरवाजे तो खुले, आप किस चीज़ का सर्वे करना चाहते हैं? हमारा मानना यह कि आप सब कुछ जानते हैं, ज़िला इंतज़ामिया एक एक चीज़ मदरसे की जानती है, हर मदरसे की किस चीज़ का सर्वे है। हमारी इस बात को कबूल कर लिया उन्होंने, सर्वे हो भी गया, ख़त्म भी हो गया, कोई बात तो उठी नहीं। मदरसों की गर्दन दबा करके अपने कंट्रोल में लेने की कोई बात मेरे सामने नहीं आई है, न दारुल के सामने आई है। ये हमारा एक दस्तूरी हक है जो दस्तूर ने हमें दिया है। हम उस हक के मुताबिक चलाते हैं मदरसों को, पैसा जमा करते हैं, चंदा करते हैं मदरसों को। अगर मुस्तकबिल आने वाले ज़माने के अंदर टकराव सरकार का हमारे मजहब से होता है तो हमें उस वक्त ये फैसला करने का हक होगा कि हमें अपने मजहब पर की मुखालफत में जिंदा रहना है या मुखालफत के अंदर मरना है। ये फैसला हम उस वक्त करेंगे। आज क्या फैसला करेंगे? तो अरशद मदनी के बयान आपने सुने सिलसिलेवार तरीके से। डॉक्टर रिजवान अहमद, एक तो मदनी साहब कह रहे हैं कि धार्मिक कामों के लिए सरकारी मदद की जरूरत नहीं है, हज के लिए सब्सिडी क्या हुआ करती थी, या पैरामीटर बदल जाते हैं, अलग जगह अलग कायदे आ जाते हैं? जी, वही मैंने अपनी ओपनिंग बाइट में बोला था कि मामला कितना रहस्यमय होता जा रहा है। सर्वे से पहले मैं सुनता था, अरे मदरसों में तो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, लेकिन सर्वे के डर से 2 चीजें हुई हैं। पहला, कह दिया भैया मदद ना दो हमें पर हमारा सर्वे ना करो। दूसरा, कलई खुल गई कि मदरसे सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन के लिए, मौलवी बनाने के लिए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाने के लिए नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी मदनी साहब कह रहे थे, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मदनी साहब के अल्फाज हैं। दूसरी चीज,
प्राइवेट स्कूल जो किसी से मदद नहीं लेता, वहां पर भी यूपी में अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं तो एजुकेशन बोर्ड के इंस्पेक्टर्स आते हैं वहां सर्वे करने के लिए। तीसरी बात जो आपने पूछी, क्या आप कोर्ट गए, तो वारिस भाई ने कहा हां मैंने सुना है कोई कोर्ट गया है। बड़े अफसोस की बात है, जिस पार्टी के प्रवक्ता का मुखिया खुद बैरिस्टर अपने को कहता है, उसका प्रवक्ता कह रहा है इतने अहम मुद्दे पर कि हां सुना है कि कोई कोर्ट गया है। चौथी बात, एक बात और रहस्यमय हो जाती है कि 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली। सवाल उठता है कि अगर 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली तो इन लोगों को तनख्वाह दे कौन रहा था? क्योंकि कोई भी नौकर, मुलाजिम, टीचर 5 साल बिना तनख्वाह के नौकरी नहीं करेगा। तो क्या आप इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ गए कि आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, मदरसे नहीं चल पा रहे हैं? और आखिरी बात, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके जवाब ले लीजिए। हाजी खान पहले आप, उसके बाद इजाजत है। देखिए मैडम, मदनी साहब, अरशद मदनी साहब दामो बरकातू ने जो बात कही है वो इसलिए कही है कि मुसलमानों के ऊपर दीन का सीखना इतना फ़र्ज़ है कि उसे हराम हलाल की तमीज़ हो जाए। दीन का सीखना इतना फ़र्ज़ है कि उसे हराम और हलाल की तमीज़ हो जाए। रही बात यह है कि शरीयत ने यह नहीं कहा कि तू बहुत अच्छा डॉक्टर बन, शरीयत ने यह कहा कि तू बहुत अच्छा इंसान बन। लेकिन इस्लाम यह भी कहता है कि तू बहुत अच्छा डॉक्टर बन, उसके साथ इंसान भी अच्छा बन। तू वकील बन अच्छा, लेकिन उसके साथ अच्छा मुसलमान भी बन। तू प्रोफेसर बन, उसके साथ एक अच्छा इंसान बनकर और प्रोफेसर बनके मुसलमानों की और हिंदुस्तानियों की खिदमत कर। ये शरीयत कहती है। अब एक बात आप मुझे समझाइए, आप मुझे जरा सा समझाइए। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ, पहले एक सेकंड। हाजिक खान, अगर मदरसे मॉडर्नाइज होते हैं तो मॉडर्नाइज होने से अच्छाई में क्या खलल पैदा हो जाएगा? मैडम मॉडर्नाइज होने से मौजूदा हालात के मुताबिक शिक्षा, मॉडर्नाइज एजुकेशन मिलने से क्या खलल पड़ जाएगा? मैं अच्छा इंसान या बुरा इंसान बनने की ये तालीम कैसे अफेक्ट होगी, मुझे समझ नहीं आया। मैडम, आप जरा सा एक्सप्लेन कर दें मुझे। भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि आप जो है मुसलमानों की तालीम की फिक्र कर रही हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की मुसलमानों की एजुकेशन की, देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के मुसलमानों की और मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन की फिक्र कर रहे हैं। तो इनको जो 96% इन मदारिस के बाहर है, उनकी फिक्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रही बात ये कि हमें ये पूछना चाहते हैं कि एक डॉक्टर से ये कहा जाए कि तुम संस्कृत पढ़ो, जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी में कर दिया गया कि MBBS हिंदी पढ़ के बनेगा, तो जो हिंदी पढ़ के MBBS बनेगा वो अमेरिका में जाके क्या पढ़ाएगा, अमेरिका के जाके क्या करेगा, यूरोप में जाके क्या करेगा, इंग्लैंड में जाके क्या करेगा, फ्रांस में जाके क्या करेगा? दो चीजें, एक बोतल के अंदर शराब भी डाल दो और एक बूदत के अंदर जूस भी डाल दो, दोनों नहीं डाल सकते। एक बोतल, इंसान कैसेड है मैडम, इंसान जो एक कैसेड है, उसमें किसी पे संस्कृत लिखा जा रहा है, किसी पे अरबी लिखी जा रही है, किसी पे केमिस्ट्री लिखी जा रही है, किसी पे फारसी लिखी जा रही है। अब केमिस्ट्री वाले से जो कहो कि तू हाफिज बन जा, डॉक्टर से जो कहो तू आलिम बन जा, तुम वकील से जो कहो तुम जो है कारी बन जा, चिल्लाएंगे तो आवाज मुझे ऊंची करनी पड़ेगी, मैं करना नहीं चाहती। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए साहब। हाजिक खान जी सुनिए मेरी बात। ये जो आप कह रहे हैं जो संस्कृत पढ़ के वो अमेरिका में कैसे काम करेगा, तो सर ये बात फिर आप मदरसे के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। मदरसे वाले नहीं कह रहे कि भाई मदरसे वाले, अगर कुछ लड़के अभी इस साल आए हैं MBBS में, 1200 बच्चे आए हैं मदारिस के, इन्हें रिजवान साहब को मालूम नहीं होगा। पूछ रही हूँ मैं, तो आपके तर्क की बात कर रही हूँ। मिनिस्ट्रियां हैं सबके, सुनिए मैं सर्टिफिकेट ये फैसला नहीं सुना रही हूँ, मैं आपके तर्क को आप ही के सामने आईना दिखा रही हूँ, मैं आपके तर्क को आप ही के सामने आईना दिखा रही हूँ। और यहाँ पर रिजवान अहमद क्योंकि हाथ उठा रहे हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद, मदरसे में जाने वाले बच्चों की उम्र क्या होती है? जरा जनता को आज आप बताइए जी। ये बहुत आपने सही बात जी हाँ, मदरसे में जो आम तौर पे बच्चे जाते हैं वो 7 या 6 या 7 की उम्र में चले जाते हैं। जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो 10 उम्र की साल में हाफिज हो जाते हैं। और ये डिपेंड करता है वो 5वीं तक पढ़ते हैं, 8वीं तक पढ़ते हैं, पूरी 12वीं वहां से पास करते हैं। मैडम जो हाफिज बनता है ना,
वो हाफिज जो है उसको सारी जब जो मॉडर्न एजुकेशन में वो हाफिज जाता है ना तो उसको वो किताबें ऐसी लगती हैं जैसे ABCD पढ़ लें, ऐसे पढ़ते हैं वो। इतना मजबूत उनका हाफजा हो जाता है, ब्रेन उनका इतना बढ़िया हो जाता है अच्छा। कि वो सारी किताबें मिनटों अच्छा, तो में आप चाट मुझे ये देते हैं। कहना चाह रहे हैं जो बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते हैं उनका जो ब्रेन है वो बहुत स्लो रहता है, हाँ, वो हाफिज शार्प से नहीं सुनो होते। रहता है मैडम। हाफिज नहीं, जो है, आप क्योंकि एक किताब वाहिद किताब है दुनिया की कि सुनिए जो ध्यान किताब से। इंसान के एक सीने में सेकंड, चली हाजिर जाती खान है कैसी ज़ेर और दलीलें आप ज़बर दे के रहे हैं साथ, सर? और दुनिया में कैसी दूसरी किताब दलीलें नहीं आप है। दे रहे हैं? कैसी दलीलें आप दे रहे हैं? दुनिया या में तो कोई आपको दूसरी किताब कंफ्यूजन नहीं है या है। मदनी साहब को मैडम, कंफ्यूजन आप सर्च करके है। देखिए, एक सेकंड रुकिए दुनिया ना की सर वाहिद प्लीज, किताब है मैं डिबेट जो समझाने इंसान के के लिए सीने में करती चली जाती हूँ, है मैं डिबेट और हंगामे कोई के लिए नहीं किताब दुनिया करती। की सुन नहीं लीजिए जा ध्यान से। तो रिजवान अहमद, अब आप मुझे थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। अभी मदनी साहब कह रहे थे धार्मिक शिक्षा, ये हाजिक खान बना रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने। यही एग्जैक्टली अदिति, इन लोगों के सर्वे के डर ने, वही तो मैं बोल रहा हूं जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, इस कलई को खोल के रख दिया। पपड़ी जो मॉडर्नाइजेशन की डॉक्टर इंजीनियर बनने की थी वो उधड़ गई। सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई, अरे अब जब तुम बोल रहे थे मैं बोल रहा था, जब तुम बोल रहे थे मैं बोल रहा था, जब तुम बोल रहे थे मैं बोल रहा था, हाजिर खान इस तरह से डिबेट नहीं होगी, मैं बोल रहा था, ऐसे डिबेट नहीं जब होगी। तुम बोल रहे थे मैं बोल रहा था, रिजवान जब तुम बोल रहे थे मैं बोल रहा था। रिजवान अहमद दिखा दी जाहिलियत, दिखा दिया मदरसा छाप, दिखा दिया मदरसा छाप, एक दिखा सेकंड, दिया मुद्दे पर मदरसा छाप हो। रहिए, मुद्दे पर रहिए। चलिए बात पूरी कीजिए। मैं तो मुद्दे पर हूं। हाँ, बोलिए, जब आप बात मेरा कीजिए। नाम लेंगी मैं तब बोलूंगा, बात खत्म। हाँ बोलिए जी। तो कुल मिला के हाजिर साहब ने आज दो बातें कह दी। एक तो उन्होंने यह कह दिया कि जो मदरसे में नहीं पढ़ता, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, उसको इंसानियत तो पता ही नहीं होती। इंसानियत तो सिर्फ उनको पता होती है जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको मदनी साहब के हिसाब से, इनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, मदनी साहब के बयान पर डिबेट हो रहा है ना, तो अगर आपको कुरान पाक और हदीसी पढ़ना था तो ये इतने दिन मॉडर्नाइजेशन का नाटक करने की क्या जरूरत थी भाई? वो तो कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो। तो जो सरकार से 70 साल से पैसे ले रहे थे, इसका मतलब वो हराम के थे। तुमने अपने मदरसे हराम के पैसों से खड़े किए हैं। उन पैसों को लौटाओ सरकार को, तब तुमको माने कि तुम ईमान वाले हो। नहीं, एक सेकेंड, एक कमेंट यहाँ पे मैं लूंगी। यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जमीरुल्लाह जी है। जमीरुल्लाह जी, ये मदरसों पर लड़ाई अब डॉक्टर इंजीनियर बनाने से आ गई धार्मिक शिक्षा पर। कहा जा रहा है अगर सरकार से मदद ले ली तो गुलामी करनी पड़ेगी। साथ ही डर लग रहा है अगर मदरसे में सरकार ने अनुदान दे दिया तो उसके बाद मस्जिदें ना कंट्रोल करने लगे। ये कुल मिलाकर डर की साइकोलॉजी है। ये एक तो पहले मैं रिजवान साहब से कहूंगा जी कि ये हराम और हलाल की बात अपने घर की भेद क्यों खोल रहे हो तुम लोग? ये कोई रिजवान साहब अगर पढ़े लिखे इंसान है तो मैं इनसे बहुत अच्छा इंसान नहीं समझ पा रहा कि आप अपने आप को थोड़ा सा चमकाने के लिए आप कहते हो वो हराम कर रहे थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड, चमकाना क्या है भाई? चमकाना क्या है जमीरुल्लाह जी? मेरी बात सुनिए, मेरी बात हाँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ जमीरुल्लाह जी, लेकिन ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए आप, उसके बाद बात पूरी कर लीजिएगा। ये निजी सर्टिफिकेट मत बांटिए यहाँ पे, ठीक है? दूसरे पहले इसको सर्टिफिकेट देने के लिए आपको नहीं बुलाया। आपको तार्किक तौर पर उन्हें जवाब देना है, आप जवाब दे दीजिए तार्किक तौर पर। रिजवान साहब से मैं कहना चाहूंगा कि ये हराम हलाल किसी को भी बना परखे, किसी को बिना जाने हुए मदनी साहब की जिंदगी पूरी दूसरों के लिए उन्होंने वफ कर दी। क्या मैंने या आपने, हम और आप उनके बराबर के हैं? हम और आप उनके बराबर? समाज में उन्होंने जो किया है, देखिए कूली वो उठाए जो उसके बराबर का हो। क्या समाज में जो मदनी साहब ने किया है, क्या हमने और आपने इतना किया दूसरों के लिए? नहीं किया। अभी आप उनसे हराम और हलाल की बात कर रहे हैं। ये बात ऐसी है कि जैसे ध्यान से मैंने सुनिए, पैनलिस्ट अपनी बात रखते हैं। जमीरुल्लाह जी, आपने शायद इतनी बार आप मेरे शो में आए हैं,
इतनी बार मेरे शो में आए, आपको ये क्लैरिटी नहीं है। पैनलिस्ट अपनी बात रखते हैं। दूसरी बात, आप रिजवान अहमद पर निजी का टिप्पणी नहीं करेंगे। और तीसरी बात, उन्होंने ये कहा, सुनिए ध्यान से, आप यहां पर ट्विस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये अरशद मदनी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, उन्होंने ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहा। तो दो बातों का फर्क आपको पता होना चाहिए जब आप एक नेशनल टीवी पर आकर बैठते हैं, जिसे दुनिया भर में देखा जाता है। चलिए, मैं आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब अपना जवाब रिजवान अहमद से लीजिए ना, रिजवान अहमद से लीजिए। रिजवान अहमद, अभी हमारे अमीरुल्लाह खान साहब ने बोला कि रिजवान अहमद ये हराम हलाल की घर का भेद क्यों खोल रहे हो भैया? हेलो, ये भारत मेरा घर है, हिंदुस्तान। ये मदरसा और मदनी साहब मेरा घर नहीं है। माफ करिएगा, मिलेगा नहीं कुछ, माफ करिएगा। मदनी साहब की सुन लीजिए। आप अपने को मदनी साहब से छोटा मानते हैं तो बिल्कुल छोटा मानिए उनको। आप अपने को उनकी जूतों की धूल मानिए। मैं रिजवान अहमद हूं और मैं अपने को किसी से छोटा नहीं मानता हूं। पहली बात। दूसरी बात, लड़ाई यहाँ पर मदरसा बंद करने की नहीं है। जो अपने आप को सबसे बड़ा माने वो सबसे छोटा होता है। हाँ, मैं मानता हूँ ना। अरे मैं मानता हूँ। अरे आप भी तो कहते हो इस्लाम सबसे अव्वल है। अरे इसका भी जवाब ले लो, उसका भी जवाब ले लो। अगर अपने को अव्वल मानना घटियापन है, तो इसका मतलब वो भी घटिया है जो कहते हैं कि इस्लाम अव्वल है। इसका मतलब कहते हैं हमारा मुसलमान ईमान अव्वल है। बस जब दूसरा आदमी का आपको बढ़िया कहे, तो फिर ये कहना बंद करो ना कि इस्लाम अव्वल है। बढ़िया कहे, मियां मिट्ठू बन के कोई बड़ा आदमी नहीं होता। मियां मिट्ठू बन के कोई बड़ा आदमी आपको दुनिया, इस्लाम अव्वल है। अरे तो मुसलमान क्यों कहता है कि इस्लाम अव्वल है? बताओ। है वो तो है, उसमें क्या परेशानी है? बताओ। अव्वल रहेगा। बहुत बढ़िया, आप हंसते रहिए, बहुत बढ़िया। इस्लाम अव्वल है, ये घटियापन नहीं है। मैं मुद्दे पर वापस लेकर आना चाहती हूँ। एक तरफ तो ये कहा जाता है, मैं वापस आपको मंच दूंगी और मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ टू द पॉइंट डिस्कशन रहे। और जमीरुल्लाह जी, किसे कौन ये चमकाना, बड़ा बनना, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए इस डिस्कशन में। आप तार्किक तौर पर किसी को भी जवाब दे सकते हैं, इसीलिए गेस्ट को बुलाया जाता है और उसी की उम्मीद की जाती है। एक तरफ ये कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं वो कमजोर हैं, उनके पास उनकी माली हालत ठीक नहीं है और ऐसी हालत नहीं है उनकी कि बच्चों को बड़े स्कूलों में, एजुकेशन सेंटर्स में पढ़ा सकें, बड़ा खर्चा उठा सकें, और सरकार को इस सिलसिले में मदद करनी चाहिए। अब फिर मदद की बात होती है तो ये कह रहे हैं कि मदद लेना गुलामी करने जैसा होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बग को अब आप सुने। हिंदुस्तान में तालीम की कमी है और मुसलमानों में खास तौर से, तो इसलिए मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हाल है, इक्तिसादी एतबार से बहुत कमज़ोर है। तो इन हालात में आदमी अपने मदरसे खुद खोलकर, प्राइवेट मदरसे खोलकर उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अगर गवर्नमेंट इसमें जांच करा रही है तो मैं कहूँगा योगी जी से कि वो इनका खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से दे दें, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसा लेने। अरे क्या कह रहे हैं जमीरुल्लाह साहब, ये शफीकुर रहमान बग साहब? इन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं है। जो खतरा आपको दिखाई दे रहा है वो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। जो समझ आपके पास है वो बॉक्स आपके पास नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि देखिए, आपको अगर मदरसे की इंक्वायरी करनी है या आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप टाइम दीजिए। सीधी सीधी बात है, इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला आप लोगों ने बना दिया। ये मैंने पहले दिन कहा था कि मदरसे घर घर खुल जाएंगे अगर मदरसों में पाबंदी लगी। उसी बात पर ये बहस चली, मैंने पहले दिन कहा था और मैं आज भी इस पे कायम हूँ। आपने पहले दिन तो नहीं कहा था, पहले दिन तो असदुद्दीन ओवैसी निकल कर आए थे जब उन्होंने मिनी एनआरसी बताया था। आप चेक करिएगा, मैंने कहा था। और सुनिए, और दूसरी बात सुनिए, आप अपनी पीठ ना थपथपाएं, इसमें पीठ थपथपाने वाली कोई बात नहीं है सर। यहाँ पर एक डिस्कशन हो रहा है मॉडर्नाइजेशन को लेकर, उसे लेकर जो रिजर्वेशन है, ये डिस्कशन इसलिए नहीं हो रहा। सुनिए ध्यान से जमीरुल्लाह जी, वो दूसरे टीवी चैनल्स हैं जहां पर डिबेट सिर्फ हंगामे के लिए की जाती है। हम एक संवाद की, डायलॉग की कोशिश करते हैं।
ठीक है। जी नहीं, तो आप अच्छी मुझे बात ये है, बहुत एक्सप्लेन अच्छी कर बात दें है। कि जो समझ आपके पास है वो समझ बर्क साहब के पास नहीं है। नहीं, वो बड़े हैं मेरे, मुझसे ज्यादा उनके पास समझ है, मुझसे ज्यादा समझ है। मदनी साहब के तो पास वो क्या मुझसे कह रहे ज्यादा समझ है। हैं? तो वो क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से लेकिन सुनवाइए सर को। वो क्या कह रहे हैं? सुनिए ना, सुन लीजिए, दोबारा सुनिए। आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और इस सर्वे को लेकर मुसलमानों में भी राय किस तरह से बटी हुई है, इस डिबेट में भी दिखी है। और अब आप बर्क साहब को भी सुनिए दोबारा से, वो क्या कह रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में तालीम की कमी है और मुसलमानों में खास तौर से, तो इसलिए मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हाल है, इक्तिसादी एतबार से बहुत कमज़ोर है। तो इन हालात में आदमी अपने मदरसे खुद खोलकर, प्राइवेट मदरसे खोलकर उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अगर गवर्नमेंट इसमें जांच करा रही है तो मैं कहूँगा योगी जी से कि वो इनका खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से दे दे, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसा लेने। ठीक है, यही सवाल मेरा यहाँ पर राशिद शरीफ आपसे भी है। अरशद मदनी साहब की माने, जमीरुल्लाह की माने, राशिद शरीफ की माने, रिजवान अहमद की माने, किसकी माने? मैडम मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो गड़बड़ हो रही है डिबेट में देख रहा हूं मैं, एक अच्छी तालीम, एक अच्छा मदरसा, एक जिसकी हर मदद इज्जत करना चाहिए, वैसा यहाँ पे भी मैं चाहूंगा कि है तो हमारी भी तालीम, जो पुरानी तालीम है, वो एक इंसानियत को अच्छा हर तरीके से है तो सच बताने की कोशिश कर रही है, उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। 8 मदरसों का सर्वे हो रहा है आज है तो क्यों हमारी सिर्फ इतनी शिकायत है, क्यों है तो आप शिशु मंदिर की क्यों नहीं करते, क्यों आप है तो गुरुकुल की क्यों नहीं करते। और आप अगर कर रहे हैं मदरसों की सर्वे कर रहे हैं तो आप है तो ये भी देखिए कि मुसलमानों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। आज तक कोई 75 साल में कोई आगे नहीं बढ़ा मदरसों के लिए। आप बताइए कौन आगे बढ़ा मदरसों के लिए? हो रही है नहीं, मदरसों के लिए कौन आगे बढ़ा आज तक? आज अगर आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ है तो शर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग सिर्फ शर बताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कोई इनकी नीयत नहीं है। मदरसों की हेल्प करना है ना, मसाजिद की हेल्प करना है ना, मुसलमानों की हेल्प करना है। सिर्फ इनको हेल्प, सिर्फ सताने के लिए तमाम तमाशे हो रहे हैं और कुछ नहीं है। मदनी खानदान क्या है आपको पता है? क्या कुछ नहीं किया उन लोग हिंदुस्तान की आजादी के लिए, नहीं, हमारे बड़े मदरसे के लिए क्या कुछ नहीं किए। आज आप ये सर्टिफिकेट पे क्यों आ जाते हैं सर? कोई पूछ रहा है क्या सवाल? ना ये सवाल पूछा जा रहा है क्या आपसे? आज आपको ये मैं ये पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्या? आज मदरसे आप एक बात मुझे बताइए, जब कुछ गलत हुआ नहीं, कहा नहीं कि आपको ये क्यों लगा कि मुसलमानों को सताने के लिए हो रहा है सब कुछ? आपको ये क्यों लगा? अरे मैडम बिल्कुल अरे दिख रहा है, पूरा माहौल दिख रहा है, पूरा आज 8 साल से माहौल दिख रहा है कि पूरा खाली टारगेट मुसलमान है। एक सेकंड, पहले विजय शंकर तिवारी मुसलमानों को सताया जा रहा है इस देश में। रिजवान अहमद, उसके बाद फ्लोर दूंगी मैं आपको, प्लीज। विजय शंकर तिवारी, मुसलमानों को सताया जा रहा है इस देश में। देखो अदिति, हाँ देखो अदिति, चाहे मदरसा चल रहे हों, चाहे पब्लिक स्कूल चल रहे हों, चाहे गुरुकुल चल रहे हों, इन सबको भारत का एक शिक्षा नीति है, उनके निर्देशालय हैं, उनकी रीति नीति है, उसको मान करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मदनी साहब ने कहा कि जो सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, जो ज़कात से चलते हैं, दान से चलते हैं, उनमें सर्वे सरकार ने नहीं करना चाहिए, तो ये बात सही है। लेकिन मदरसे में आप पत्थरबाजी सिखाएंगे, मदरसे में आप संविधान का अपमान सिखाएंगे, मदरसे में आप तिरंगा का अपमान सिखाएंगे, मदरसे में आप सैनिकों का अपमान सिखाएंगे, तो ये मान्य होगा क्या? और अगर ये छूट चाहते हैं तो क्या ये देश दे सकता है क्या? आपको आखिर सर्वे कराने से दिक्कत क्या है? आप सर्वे कराइए, यानी अवैध जमीन पर आप मदरसा चलाएंगे, इसके बाद भी सर्वे नहीं चलेगा। अवैध जमीन पर आप मदरसा चलाएंगे, इसके बाद सर्वे नहीं होगा। अभी पठान साहब ने कहा कि शिशु मंदिर की बात की, देश में 25,000 विद्यालय चलते हैं, विद्या भारती के और शिशु मंदिर, 1 इंच जगह भी उसमें अवैध नहीं है, 1 इंच जगह भी अवैध नहीं है। जमीन खरीद करके विद्यालय चलते हैं और शासन के निर्देश पर चलते हैं, शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर चलते हैं, एक भी कदम दाएं बाएं नहीं होते हैं, और जहां पर दाएं बाएं होगा उसका सर्वे होना चाहिए, देश की मांग है ये। ठीक है, पहले रिजवान अहमद लगातार हाथ उठा रहे, रिजवान अहमद, उसके बाद जमीरुल्लाह, जल्दी और मौलाना एजाज अख्तर। जी,
अभी एक हमारे साहब ने कहा कि इंटेंशन है मदरसों में मुसलमानों को परेशान करने का। आपको याद है ट्रिपल तलाक की लड़ाई, ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में क्या कहा था? इंटेंशन है मुसलमान आदमियों को ट्रिपल तलाक देने के बहाने जेलों में ठूसने का। कितने ठूसे गए 4 साल में? जरा इसका कोई सर्वे हुआ? एनआरसी के टाइम पर कहा था इंटेंशन है 6 करोड़ मुसलमानों को जेल में भेजने का। अभी रूल नहीं बने, 4 साल हो गए, लेकिन इनको इंटेंशन वक्त से पहले समझ में आ जाता है। ये एक सबसे बड़ी इन लोगों में अजीब बात है। और आखिरी बात अदिति, आपको बताऊं, मैं बताना अच्छा नहीं लगता, मैं एक एकेडमी चलाता हूं, मिशन भारत, गांव में चलाता हूं। वहां बच्चे पढ़ते हैं, उनको ड्रेस दी जाती है, जूते, किताबें, खेल कूद, ताइक्वांडो, योग, घोड़ा चलाना, सब। उसके पास मेरे पास कहीं से पैसा आता है, भले वो मेरा हो या किसी का हो। अगर मेरा डीएम मुझे चिट्ठी लिखेगा कि रिजवान अहमद आप मेरे क्षेत्र में ये एकेडमी चला रहे हैं, ये 11 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनका जवाब मुझे 3 महीने के लिए अंदर दे दीजिए, तो मैं क्या करूंगा? अरे मैं तो देश सेवा कर रहा हूं, आजादी की लड़ाई लड़ने वाला हूं, अरे मैं क्यों दे दूं, अरे क्यों दे दूं? ये मैं ये करूंगा या कहूंगा ठीक है 11 सवाल बता दो, क्या किताबें पढ़ाई जा रही हैं, कौन टीचर हैं, कहां से पैसा आता है, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से गांव के पढ़ रहे हैं, ये जवाब लिख के दे दूंगा। मौलाना एजाज अतहर, सीधी सी बात। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए मौलाना एजाज अतहर से। जी, ये कह रहे हैं कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, मदरसा चला रहा हूं या एकेडमी चला रहा हूं, मुझसे सरकार आके सवाल पूछेगी तो मैं हंगामा मचाऊंगा, हंगामा क्रिएट करूंगा, या फिर सीधे तौर पर सवालों के जवाब दे दूंगा? नहीं, देखिए मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि अगर हमसे सवाल कुछ सरकार पूछती है तो हमें सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर हमसे कोई क्लैरिफिकेशन मांग रही है तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सताया जा रहा है। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें डर काहे का है? जब हमारे पास कुछ गलत है ही नहीं तो हम काहे के लिए डरे? नहीं, अभी आपने सुना नहीं, राशिद शरीफ ये कह रहे थे मुसलमानों को सताने के लिए सर्वे कराया गया है, सताए जा रहे हैं मुसलमान। नहीं, देखिए मैं तो इतनी देर से, देखिए मैडम आपने बड़ी देर के बाद मुझसे सवाल किया, मैं इतनी देर से आपकी डिबेट सुन रहा हूं, किसी को सताने की तो कोई बात यहाँ के ऊपर नहीं है कि किसी को सताया जा रहा है। मगर हाँ, एक देखिए मामला यह है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर धार्मिक शिक्षण संस्थानों की बात आए तो सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक शिक्षण संस्थान जो हैं उन्हीं का सर्वे नहीं होना चाहिए है। हर धर्म का, बहुत ही हिंदुस्तान में धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के जो शैक्षिक संस्थान हैं उनका सर्वे होना चाहिए। अभी 29 तारीख को परसों ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर भी हम लोगों ने यह बात कही और तय किया कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों को नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुस्तान में मजहब के मानने वाले ठीक है, तो आपको आपत्ति मदरसों के सर्वे पर नहीं है, आपको आपत्ति इस बात पर है कि दूसरे स्कूलों का सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा है, यही है ना? भी होना चाहिए है दूसरों का। ठीक है, आपको मदरसों के सर्वे पर आपत्ति नहीं, बस मैं यही पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रही थी। अब इस डिस्कशन में आई एम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि उन्हें लाना इसलिए भी जरूरी है, मदरसा सर्वे के खिलाफ बड़ी पॉलिटिकल आवाज वो रहे। वो कहते हैं कि मदरसे तो मुसलमानों का किला है और ये सर्वे इन किलों को ढाने की साजिश है। यही डर अब सरकारी मदद के नाम पर मौलाना मदनी भी जता रहे हैं कि सरकारी मदद ले ली तो मदरसों का असम के मदरसों जैसा हाल हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए पहले आप। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं, यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है, इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है, इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है, इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं, इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुकहा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। कहाँ इंटरनेशनल है, बताओ कहाँ इंटरनेशनल है?
इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं, जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है। यहाँ पर अभी आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे थे। हाजिक खान, आप ही से सवाल है मेरा, आप ही से सवाल है, अगर सरकार मदद कर देगी, अभी क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, अच्छे और बुरे का फर्क सिखा रहे मदरसे, इस पे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर सरकारी मदद मिल जाएगी तो? मैडम बात यह है कि जो आलिम फाजिल तैयार होता है 14-15 साल में तैयार होता है। जैसे MBBS करने के लिए आदमी को 5 साल इंटर करना, फिर उसके बाद MBBS करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं, ऐसे ही आलिम फाजिल हाफिज़ बनता है 5-6 साल में और उसके बाद आलिम बनता है 10-11 साल में। 15 साल मुसलसल एक पढ़ाई करके एक आलिम तैयार होता है, एक कारी तैयार होता है, एक मुफ्ती तैयार होता है। रही बात के मुसलमानों के अगर एजुकेशन पर इतना काम करना है तो गौहर यूनिवर्सिटी जो कानपुर रामपुर में है उसे बंद करने की क्या ज़रूरत है? इकबाल की सहारनपुर में एक यूनिवर्सिटी थी, उसे बंद करने की क्या ज़रूरत है? अगर मुसलमान अपने बलबूते पे कोई काम, और मैं ये कहूँ कि रामपुर की यूनिवर्सिटी में मुसलमान मुश्किल से 10-12% पढ़ते होंगे, 90% हमारे देश के हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में जितने भी अच्छे कोर्सेज हैं उसमें 12-15% मुसलमान बच्चे होते हैं, 85% हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे होते हैं। इसलिए मदारिस को उसमें न इन्वॉल्व कर एजुकेशन पर मुसलमानों के काम किया जाए, क्योंकि एजुकेशन में जैसे मदनी साहब ने भी कहा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि बहुत पीछे हम एजुकेशन में। अगर सरकार चाहती है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान एजुकेशन में आगे जाएंगे तो ये भारत तरक्की करेगा, ये हमारा मुल्क तरक्की करेगा, MBBS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आप एक तरफ कहते हैं MBBS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एस्ट्रोनॉट बने सर, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं मदरसों में मतलब आप ये सरकारी मदद नहीं लेनी चाहिए, सरकार की गुलामी करनी पड़ जाएगी, मदरसों में सरकारी मदद नहीं लेनी चाहिए, मस्जिदों में दखलंदाजी बढ़ जाएगी। सर ये क्यों, किस लिए? मजहबी मामला है उसमें, अच्छा मजहबी मामला हो जाता है। आप अगर एजुकेशन पे मदरसा जो है दीनी मामला है डायरेक्ट, उसको जो कारी बनता है, हाफिज बनता है, मुफ्ती बनता है, वो मदारिस वो जो लोगों को पढ़ाते हैं, वो निकाह पढ़ाते हैं, वो फतवे देते हैं, तो उसमें हमें किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुसलमानों का 2.5% ज़कात का पैसा जो साल में बकरीद पे निकलता है उससे मदरसे। ये आपकी सोच रही। अब मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक सुने, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान मदरसों में जो पढ़ाई होती है उस पर क्या सोच रखते हैं, सुनिए। रिफॉर्म्स की बात सर लंबे अरसे से की गई है, बहुत लंबे अरसे से, लेकिन उस रिफॉर्म को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, या जब मदरसों में रिफॉर्म की बात की जाती है तो अक्सर ये कहा जाने लगता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर जो सियासत होने लगती है उस पर फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि आपने देवबंद को लिखा, आपने सवाल पूछे। आप ऐसा कीजिए, इसका बेहतर तरीका यह है कि खुद मुस्लिम देशों को देखिए जहां मुसलमानों की बहुत ज्यादा मेजोरिटी है और मुसलमान ही हुकूमतें चला रही हैं, उनका आप वो अलाउ करेंगे इन किताबों को पढ़ाने के लिए मदरसों में? नहीं, वो तय करते हैं, सरकारें वहां की तय करती हैं कि मदरसों में, मदरसा क्या है, मदरसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है, वो सरकारें तय करती है। मैं आपको पाकिस्तान का बताता हूं, पाकिस्तान की आप इंटरनेट पे चले जाइए और पाकिस्तान की रिपोर्टर जरा देख लीजिए कितने वहां के एजुकेशनिस्ट ने क्या क्या लिखा है मदरसा एजुकेशन के बारे में। उन्होंने कहा है कि कैसे पूरे समाज में जो अस्थिरता है और जो हिंसा का वातावरण बन गया है, उन्होंने उसके लिए मदरसों को जिम्मेदार ठहराया। मेरे पास पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर स्कॉलर जावेद अहमद गामदी के इंटरव्यू का स्क्रिप्ट है मेरे पास, और ये YouTube पे अवेलेबल है, आप जाकर खुद देख लीजिए। वो ये कहते हैं कि आज जो टेररिज्म, दहशतगर्दी, आतंक आप देख रहे हैं, इसके लिए वो रिलीजियस थॉट, वो दीनी फिक्र, वो चिंतन जिम्मेदार है जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, और जो उनकी सियासी तहरीकों में जो
पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उसमें सिखाया जा रहा है। और उन्होंने 4 चीजें आइडेंटिफाई की हैं कि ये 4 चीजें हर मदरसे में पढ़ाई जाती हैं, वो इसको एडमिट करें पब्लिकली या ना करें। और उन 4 चीजों में पहली चीज ये है कि जहां कहीं भी, अब ये गौर करने की बात है, कुफ्र होगा, शिर्क होगा। कुफ्र का मतलब है आप जानते ही कि हर किसी को, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को नहीं कहा जाता है काफिर, बल्कि खुद मुसलमानों में जो अलग अलग सेक्ट है वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इसकी सजा मौत है और ये सजा हमें लागू करने का हक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जावेद अहमद खान भी कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि दुनिया में दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में जितने नॉन मुस्लिम हैं जो मुसलमान नहीं है, वो इसलिए पैदा हुए हैं कि उनके ऊपर मुसलमान हुकूमत करें। तो और आखिर में वो ये कहते हैं, 2 और बातें कहते हैं, और आखिर में कहते हैं कि भाई ये मुमकिन ही नहीं है कि शांति कायम हो सके, अमन कायम हो सके, जब तक ये तालीम बच्चों को दी जाती रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का ऐसा स्कॉलर कह रहा है जिसे अपने विचारों की वजह से अपना देश छोड़ना पड़ा। पहले वो दुबई में, फिर मलेशिया में, आजकल अमेरिका में उनकी जान को खतरा था, लेकिन उन्होंने ये बात कही। तो अब इसमें, लेकिन वो लोग भी जो उनके विरोधी हैं, वो भी उनके इस्लामिक स्कॉलर होने पे उंगली नहीं उठाते और वो मानते हैं कि ये बड़े स्कॉलर। तो अब जब ये ऐसा थोड़ी है कि मेरी कोई उनसे दुश्मनी है या मैं उनके खिलाफ हूं, नहीं भाई, अपने बच्चों का अगर भविष्य बचाना है और बनाना है, मत भूलिए ये देश इन्हीं सारी चीजों के चलते एक बार विभाजित हो चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी, पहले कहा जाता था कि हम अलग राष्ट्र हैं 47 से पहले, अब यही लोग कहते हैं, 86 में क्या कहते थे आपको याद है? कौन चला रहा था उस आंदोलन को? यही सारे नदवा, देवबंद, यही मदरसे वाले थे जो आंदोलन को चला रहे थे और क्या कह रहे थे? हमारी अलग पहचान है। अब कौन कहने की हिम्मत नहीं है, अब कहते हैं हमारी अलग पहचान। तो हमें कभी अपनी एक भारतीय के नाते अपनी पहचान बनाने की चिंता है कि सबकी एक पहचान है? उस एक पहचान के अंदर हजारों पहचानें हो सकती हैं। जमीरुल्लाह जी क्या कह रहे हैं? आरिफ मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे हैं? अब जरा मेरी बात पे, मैं किसी की बीच में नहीं बोला, कोई बोले ना प्लीज। पहला बात तो ये है, मैं तिवारी जी के उस बयान से उसका कंडेम करता हूं और उनका विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि मदरसों के अंदर आतंकवाद पैदा होता है, पत्थरबाज पैदा होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर मदरसे ना होते तो मेरे ख्याल से बहुत सी इंसानियत ना होती। मदरसे ही है जो इंसानियत सिखाती। रही बात अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब की, तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ये कहना चाहता हूँ कि वो है गवर्नर, वो इसके अलावा कुछ और बोल भी नहीं सकती, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती। नहीं तो क्या वो गवर्नर बोल रहे हैं क्या? रही बात, मैंने गलत सही कहा, अब तय करिएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो गवर्नर है, उनको यही बोलना चाहिए। वो जो उनका फर्ज है वो अपना अदा कर रहे हैं। गवर्नर बना रहना कोई आसान काम नहीं होता। रही मौलाना मदनी साहब की, मौलाना मदनी साहब इस देश के बेहतरीन इंसान है और जो वो कह रहे हैं, वो जो मैं आपसे जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए ना सर। आप मौलाना मदनी के पीछे मत छिपिए। नहीं, मौलाना मदनी के पीछे मत छिपिए। सीधा सवाल है जो उन्होंने मदरसों में एजुकेशन को लेकर उठाया, इस्लामिक कंट्रीज जो है उनके हवाले से, उस पर सीधे तौर पर आप जवाब दीजिए। इतना मुश्किल है क्या? जो बिल्कुल जो उन्होंने कहा उनसे बात को मैं उनको सम्मत करता हूँ। अपनी बात बिल्कुल जो कहा उन्होंने सही कहा। सही बात ये, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान सही कह रहे हैं। तो बस फिर बहस क्यों है? फिर वर्चस्व की लड़ाई क्यों है? ये सब फिर वर्चस्व की लड़ाई क्यों है? रिजवान अहमद 20 सेकंड्स, मुझे शो क्लोज करना है। अब हमारी बात सुन लिया आप, जैसे रिजवान जैसे लोगों को अदिति जी सबसे आसान और जो सही तरीका होता कि ये सर्वे मदरसों के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित होना चाहिए था। अपॉर्चुनिटी कि गवर्नमेंट सर्वे कर रही है, हमको मौका मिला है, सारी चीजें खोल के रख दो, रजिस्ट्रेशन पक्का करवा दो, आगे चल के गवर्नमेंट से इसी बहाने मदद मांग भी लेंगे और गवर्नमेंट कर भी देगी और हम सबको एक मान्यता मिल जाएगी।
ये होता नॉर्मल माइंड। लेकिन भाइयों का माइंड नॉर्मल नहीं है, इनका माइंड अब नॉर्मल है। ये सारी नॉर्मल चलिए ठीक है, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल वही कि मदरसे कब तक मजहब के साए में रहेंगे? तालीम जरूरी है मगर सियासत गैर जरूरी है। मदरसे क्या विशुद्ध राजनीति के शिकार हो रहे हैं या वक्त आ गया है जब मदरसे बदलाव को स्वीकार करें? मुद्दा सरकारी मदद देना भी है। क्या मदरसे चलाने वाले इसे खैरात समझकर इनकार कर रहे हैं या फिर उन्हें डर है कि सरकार की दखल उनकी बुनियाद हिला देगी, बुनियाद को बदल देगी? सोचिएगा जरूर। मदरसे सियासी दखल से अगर तौबा करें तो बच्चों को अच्छी और आधुनिक पढ़ाई मुहैया करवाएं, क्योंकि दखल की बुनियाद यही है कि मदरसों में सिर्फ मजहबी कट्टरता की तालीम दी जाती है और उसमें सरकारी ताक झाक से परहेज किया जाता है। सोचिएगा जरूर कि सरकारी मदद मदरसों की बेहतरी के लिए हो, वहां का तालीम का स्तर सुधारने के लिए हो, ना कि मदरसों को गुलाम बनाने के लिए हो। ये विचार इसलिए क्योंकि मदरसे चलाने वाले सरकारी दखलंदाजी को गुलामी ही बता रहे हैं। सोचिएगा जरूर। मदरसों को किसी मान्यता की जरूरत नहीं। ये बयान देने वाले जरा ये भी सोचें कि मदरसों में क्या हो रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है और क्या पढ़ाई हो रही है और उसका नतीजा क्या दिख रहा है। ये क्या खुद मदरसा चलाने वाले ही तय करेंगे? क्या अपने कायदे कानून वो खुद तय करने का मादा रखते हैं? और अगर हाँ तो फिर ट्रांसपेरेंसी से एतराज क्यों? कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। अब मुलाकात कल रात 8 बजे जी न्यूज पर, याद दिलाते हुए देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है संविधान की रोशनी से।